Good afternoon, ma'am. Hello, Praveen sir. We can start. Good afternoon. Myself, Dr. Ashish Goel, CGHS Specialist Medicine. आज हम ये Good afternoon and good evening, all beneficiaries. We apologize for the slight delay due to a technical glitch. So today we have with us Dr. Ashish Goel sir, who is a specialist अजय of सर, medicine in Safdarjung Hospital, and we will be discussing the approach to dog bite and other animal bites in today's webinar. So, as we all know that dog bite is a serious issue in India, especially with the street dog menace, and has been in the news recently due to certain mortalities in the southern part of the country. We also, other than dog bite, there are other animal bites also which are very frequent, like snake bite, cat scratch, etc. So, we shall be discussing the approach towards such cases in the presentation today. So, without further ado, I hand over the session to Sir. Sir, please. thank you, ma'am. So myself, Dr. Ashish Goel, Specialist Medicine from CGHS. एंड आज मैं जो हूँ एनिमल बाइट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, उसमें भी स्पेशली डॉग बाइट्स के बारे में। जैसा कि ओपनिंग लाइन में मैम ने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी कॉमन कि हमें आए दिन ये खबरें सुनने को मिलती हैं आस पड़ोस से कि डॉग बाइट्स और अदर एनिमल बाइट्स काफ़ी कॉमन है। तो उनको कैसे देखा जाए, उनको कैसे उनके बारे में जाना जाए और उनके बारे में उनको जान के हम उनको कैसे बच सकते हैं। प्लस अगर किसी जाने अनजाने में ये बाइट्स हमें हो जाती हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत ही जानना ज़रूरी है। क्यों, वही हम आगे हम आपको बताएंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में हम मेनली पढ़ेंगे, जानेंगे कि डॉग बाइट और उनका मैनेजमेंट क्या होता है, एक जनरल एनिमल बाइट का मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि हम इतने इस एनिमल बाइट से, खासकर डॉग बाइट से क्यों डरते हैं, क्योंकि इससे एक जानलेवा बीमारी होती है जिसका नाम रेबीज है। जो ऐसा कहा जाता है कि जिसको एक बार रेबीज हो जाए वो आदमी बचता नहीं है। तो इसलिए इससे बचाव रखना बहुत ज़रूरी है। और डॉग बाइट्स के अलावा जो और अदर एनिमल बाइट्स हैं, थोड़ा बहुत उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चाहेंगे। तो जो रेबीज है, ये एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक का मतलब होता है कि जो एक जानवर से आदमी को जो या ह्यूमंस को जो मिलता है, और ये यूजुअली तभी मिलता है जब वो इन्फेक्टेड होता है। अगर एक नॉर्मल एनिमल है वो आपको बाइट करता है या उसको अगर इन्फेक्शन नहीं है, तो ये बीमारी आदमियों को या ह्यूमंस बीइंग को ट्रांसमिट नहीं होती है। बट हमें नहीं पता होता कि वो जो जानवर है वो नॉर्मल है या रेबीड है। तो इसलिए ये सब जानकारी हमें मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो जो ये रेबीज होती है, इट इज़ कॉज बाय एन वायरल डिजीज जो रेप्टोवायरस स्पीशीज का होता है। ये बेसिकली एक फेटल एंसेफेलोमाइटिस कॉज करता है। बेसिकली ये ब्रेन को इन्वॉल्व करता है और ये जानलेवा होता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार एक रेबीज डॉग या एक बार एनिमल बाइट होने पे अगर हम कुछ चीज़ें का वो प्रिवेंशन ले लें, जैसे कि वैक्सीन वगैरह, तो ये डिजीज अच्छी तरह से और पूरी तरीके से इसका हम बचाव कर सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 99% ऑफ रेबीज इन्फेक्शन जो है वो एक डॉग बाइट के द्वारा होता है। हालांकि इस रेबीज जो है कैट, मंगूस, जैकल, इसके ये भी लोग एनिमल्स जो हैं, अगर इनसे बाइट मिले तो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। बट अगेन ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज 99% जो रेबीज इन्फेक्शन है वो एक डॉग बाइट के द्वारा होता है। अगेन एज पर डब्ल्यूएचओ, इंडिया में जो रेबीज होना है, मतलब जो पाया जाता है, वो 18,000 से 20,000 केसेस पर एनम पर ईयर हमें देखने को मिलता है। अगेन दिस इज एज पर लास्ट डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट एंड एज पर इंडियन एस्टिमेट्स इट इज दैट की 72 लाख डॉग बाइट्स हर साल इंडिया में होती हैं।
तो 72 लाख डॉग बाइट में से 18 से 20 हजार रेबीज होना एक बहुत बड़ी चीज है इंडिया में। और मैं आपको अपना सफदरजंग का डाटा दे सकता हूँ, हर रोज 200 से 250 मरीज फ्रेश डेली डॉग बाइट के सफदरजंग हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने आते हैं आफ्टर द फ्रेश डॉग बाइट। तो इसमें भी एक चीज और देखी गई है कि हालांकि रेबीज या जो इन्फेक्शन है हर एज ग्रुप को होता है या हो सकता है, एक एनिमल बाइट जिसको भी होगी वो उसका चांस बन जाता है, फिर भी जो एक होता है कि 40% ऑफ रेबीज जो है चिल्ड्रंस को ज्यादा में पाई गई है। अगेन सेम थिंग, जो ट्रांसमिशन है इट इज आफ्टर द रेबीज बाइट ऑफ द रेबिड डॉग और द रेबिड एनिमल, या कोई खुला हुआ वुंड है जिसपे चोट लगी हुई है उस पे उसका सलाइवा या लिकिंग होना ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स से भी ट्रांसमिशन होता है। और जो आपका जो एक इन्फेक्टेड एनिमल है या जो डॉग है वो 3 से 5 दिन, मतलब अगर वो अभी आज इन्फेक्शन उसको हुआ है तो 3 से 5 दिन तक वो नॉर्मल दिख सकता है, रह सकता है। इसलिए हम नहीं बता सकते कि आज जो जिस कुत्ते ने काटा है या जिस डॉग ने बाइट किया है वो रेबिड था या नहीं था, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अगेन एक बार बाइट होने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड इज एवरेज 8 वीक्स, मतलब अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स। हालांकि 1 से लेकर 5 साल तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रह सकता है। इंक्यूबेशन का पीरियड मतलब है कि डॉग के बाइट होने से लेकर जो रेबीज का ट्रांसमिशन है फ्रॉम द बाइट टू द ब्रेन, इसका टाइम पीरियड बहुत वेरी करता है, बट ऑन एवरेज 2 महीने से 6 महीने में एक आदमी को अगर एक रेबीज फैलना होता है तो यूजुअली फैल जाता है। और यूजुअली 2 महीने मैक्स, और आमतौर पे 6 मंथ्स, बट इट कैन गो अप टू 5 years। एंड जो ये वेरिएशन है, वेरिएशन होती है बिकॉज सिवियरिटी ऑफ द बाइट, साइट ऑफ द बाइट, कितना रेबीज वायरस डिपॉजिट हुआ है वुंड में, एंड इम्यूनिटी एंड एज ऑफ द होस्ट। जितना फ्रेजाइल ह्यूमन होता है, जितना ओल्ड होता है या जितना यंग होता है उसमें उतनी इम्यूनिटी कम होती है, उसमें ज्यादा इन्फेक्शन और ज्यादा सिवियरिटी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यूजुअली जो ये वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है, ये आपके ब्रेन में रहता है, लिवर और सलाइवरी ग्लैंड उसमें रहता है, एंड जो है ये बाइट से ब्रेन में नर्व के थ्रू ट्रेवल करता है। इंक्यूबेशन पीरियड इज 1 day to 5 years। सेम थिंग, द डिजीज प्रोग्रेशन यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट एंड लोकेशन ऑफ द बाइट, कितना डीप वुंड है, कहाँ वुंड है, सिर्फ सुपरफिशियल बाइट था या डीप बाइट था, फेस पे था, हाथ पे था, फुट पे था, सिंगल बाइट थी, मल्टीपल बाइट्स थी, इसमें बहुत डिपेंड करता है। एक बार बाइट हो जाए और हम मान के चलें कि रेबीड एनिमल से ट्रांसमिट हुआ है, तो इसके फर्दर स्टेजेस हैं जो ह्यूमन में डिसाइड करे हुए हैं। एक स्टेज 1 होता है विच इज अगेन कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, कि जब वो फैलना शुरू होता है बाइट के बाद, विच यूजुअली अकर्स विद इन 8 weeks, which is 2 months to usually up to 6 months of exposure। तो फर्स्ट सिम्टम जो जिसको हम प्रोड्रोम बोलते हैं वो यूजुअली 2 to 10 days ऑफ बाइट और इन्फेक्शन आ जाता है, वेयर इन द वायरस जो है इट रीचेज द स्पाइनल कॉर्ड। देयर इज नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, एक जो भी वायरल फीवर का एक फीचर्स आते हैं जैसे कि बुखार आना, भूखना लगना, उल्टी, वॉमिटिंग, हेडेक, कमजोरी आना, एक नॉर्मल वायरल फीवर के सिम्टम जैसे होते हैं। तो इसलिए इस प्रोडोम स्टेज में यूजुअली डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है कि इसको रेबीज है या हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड द फर्स्ट स्पेसिफिक रेबीज सिम्टम्स इज कि इचिंग एंड पैरास्थेसिया एट द साइट ऑफ बाइट। पैरास्थेसिया का मतलब होता है ऑल्टर्ड सेंसेशन होना, जहां पे बाइट हुआ वहां पे। देन कम्स द स्टेज 3 जिसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस, जहां रेबीज वायरस जो होता है जब वो ब्रेन में पहुंच जाता है और वहां पे फैलना शुरू कर जाता है, और वहीं से ही फिर वो साथ साथ आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में भी चला जाता है। इस दौरान भी पेशेंट मर सकता है। और ये जो स्टेज 2 है, सॉरी स्टेज 3 है, ये 2 वेज में प्रेजेंट कर सकता है। ए जो एक इंसेफेलाइटिक और फिरोशियस रेबीज स्टेज कहलाता है, इसमें जो मरीज होता है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, चीख चिल्लाता है, हर किसी को काटना चाहता है, बड़ी अजीब चीज बिहेवियर करता है, ऑल्टरनेट हो जाता है,
एंड बीच बीच में बेहोश होकर जागना भी शुरू कर जाता है, उसको पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। आप जैसे ही वो पानी देखता है, पानी का इवन ग्लास भी दिखाते हो, तो एकदम से बहुत चिल्लाना शुरू कर देता है, उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, बड़ा ही, और चीख चिल्लाना शुरू कर देता है। पानी वानी नहीं पीता वो, उसको सांस लेने से डर लगना शुरू हो जाता है। फिर जो दूसरा टाइप है वो है पैरालिटिक या डम रेबीज, जो यूजुअली 20% केसेस में हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो जहाँ पे बाइट करा हुआ एरिया होता है वो वहां से यूजुअली धीरे धीरे करके पैरालिसिस होना शुरू होता है, और उस लिम्ब एंड फिर बाकी धीरे धीरे करके बॉडी को, और जो सांस की जो आपकी मसल्स हैं उसको रेस्पिरेटरी पैरालिसिस वो कॉज करता है। इसमें दिक्कत ये आती है क्योंकि ये न्यूरोलिटिक ब्रेन वाला नहीं होता, तो इसमें यूजुअली जिसे पानी से डरना और हवा से डरना है, जो हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया जो कहलाता है, वो इसमें मिस हो जाता है, इसलिए इसमें मिलता नहीं है। एंड इसमें हम तभी इस चीज का ध्यान कर सकते हैं कि अगर उसकी एक हिस्ट्री हमें मिले कि हाँ जी, इसको कुछ टाइम पहले एक एनिमल बाइट हुआ था उसको। Stage 4 or the final stage, it is onset of coma. It can occur from day 1 and any day. एंड इसमें जो होता है, ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो सब डिप्रेस हो जाती है, डाउन हो जाती है। इट अकर्स कॉजेज पिट्यूटरी डिसफंक्शन, हाइपोवेंटिलेशन, एपनिया, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाता है, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली पेशेंट की मृत्यु हो जाती है बिकॉज ऑफ मल्टीपल इन्फेक्शन एंड पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट। So again, management depends upon category of bite, immediate local care। जहाँ पे डॉग बाइट हुआ है वहाँ पे साफ पानी से, प्लेन साबुन के पानी से या डाइल्यूटेड आयोडीन से उसको अच्छे से धोइए, साफ करिए। अगर वहाँ पे मवाद वगैरह जमा है तो उसको सफाई करवानी बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है, टेटनस टॉक्साइड लेना बहुत ज़रूरी है। अगेन, चाहे वुंड बड़ा हो, कहते इस तरह से कहा जाता है कि उसकी सोचनिंग की जरूरत नहीं होती है जब तक वो बहुत ही ज्यादा बड़ा ना हो और उसके सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। अदरवाइज एक वुंड की, एनिमल बाइट वुंड की सोचनिंग की जरूरत नहीं होती है। सेम थिंग, तो अगर कोई एनिमल बाइट करता है हो गया होता है, कम से कम 10 से 15 मिनट उसको पानी के नीचे धोएं, नॉर्मल सोप से धोएं, एंटीसेप्टिक लगाएं और डॉक्टर से मिलें फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। जो ये डॉग बाइट होता है इसकी बेसिकली 3 कैटेगरीज डिसाइडेड है, कैटेगरी 1, 2 एंड 3, जिसके अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट डिसाइड करा जाता है। कैटेगरी 1 जहाँ पे एनिमल ने बाइट नहीं किया है, सिर्फ लिक किया है, टच किया है, स्किन इंटैक्ट है, देयर इज नो एब्रेजन, वहाँ पे सिर्फ साबुन से धोने के अलावा किसी भी चीज़ की, वैक्सीन की या इम्यूनोग्लोबिन की जरूरत नहीं होती है। कैटेगरी 2 जिसमें ये सिवियरिटी है बेसिकली, जिसमें एब्रेजन्स हैं, स्किन ब्लीडिंग नहीं है, निबलिंग है और सलाइवा और सब कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें वूंड तो डेफिनेटली हर एक में ही साफ करना है, और इसमें रेबीज वैक्सीन की ज़रूरत है, इम्यूनोग्लोबिन की ज़रूरत नहीं है। फिर एक होता है कैटेगरी 3 विच इज़ द सीवियर मोस्ट, या तो बाइट वगैरह या फेस पे है, आइज के पास में है, लिप्स के पास में है, या बहुत डीप बाइट्स हैं विच पेनिट्रेट स्किन, ब्लीडिंग बहुत है, उसको कैटेगरी 3 में डालते हैं। उसमें अगेन सेम थिंग, वुंड्स क्लीन करने हैं, उसमें रेबीज वैक्सीन के साथ साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन वो हमें देना चाहिए। सेम थिंग इन द पिक्टोरियल वे, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 में किसी वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत नहीं है, 2 में सिर्फ वैक्सीन की जरूरत है, और 3 में वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों की जरूरत है। सो आफ्टर डॉग बाइट क्या करना है? हमने सफाई कर ली, हम हॉस्पिटल पहुंच गए या डॉक्टर के पास पहुंच गए,
तो उसमें इम्यूनाइजेशन दी जाती है. इम्यूनाइजेशन इज गिवन बाय ARS और एंटी रेबीज सीरम. तो इट इज कॉल्ड, वन इज गिवन बाय पैसिव विच इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स. दो टाइप के आते हैं, वन इज ह्यूमन HRIG एंड अदर इज इक्वाइन ERIG. दोनों इफेक्टिव हैं. यूजुअली हम ERIG ही देते हैं. HRIG सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है जिनके लिए ERIG में यूजुअली रिएक्शन देखे जाता है तो देना है, एंड अकॉर्डिंगली इसके डोज भी दिए हुए हैं. और ये सिर्फ कैटेगरी 3 वुंड्स में ही जरूरत पड़ती है यूजुअली ARS का. एंड अगर वुंड बहुत बड़ा हो या कैटेगरी 3 वुंड्स हो तो ऐसा कहते हैं 25 to 50% ऑफ दैट डोज ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी गिवन एट द साइड ऑफ द वुंड, जैसे कि लोकल इम्यूनिटी देने के लिए करें. एंड इट इज सेड कि इट इज शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ द एनिमल बाइट. अगर उससे टाइम लाइन क्रॉस हो जाती है तो इसका कोई रोल रह नहीं जाता. Then active immunization. As of now, two modes of vaccines are available. One is IM route, जिसमें इंट्रामस्कुलर रूट की वैक्सीन है, उसमें 5 डोज लगती हैं. एंड अदर इज ID रूट और इंट्राडर्मल रूट, जिसमें 4 डोज लगती हैं. दोनों में फर्क रूट का है, डोज का है एंड नंबर ऑफ डोजेस का है. IM में 5 डोजेस का कोर्स है और ID में 4 डोजेस का कोर्स है. इवन ID में डोज भी कम है. ये दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड WHO से अप्रूव्ड है. दोनों ही इक्वली इफेक्टिव है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सफदरजंग हॉस्पिटल में यूजुअली एंड जो है ID रूट से वैक्सीन दी जाती है. वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं लाइक एनी अदर वैक्सीन. थोड़ी सी सिकनेस, पेन ऑफ स्वेलिंग ऑफ इंजेक्शन साइट, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक एंड डिजीनेस. कॉन्ट्राइंडिकेशन टू देम इज अगर पेशेंट को ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स चल रहे हैं तो फिर हम वैक्सीन्स अवॉइड कर सकते हैं. बट अगेन वो डिपेंड करता है कि कौन से कैटेगरी का है, उसको पहले से कोई एलर्जी है, और प्रेगनेंसी में अभी तक कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है. Whether to give antibiotics in an animal bite wound, it is said to prevent infection in all punctured wound it should be given. Any bites involving hand, feet, face and genital area, moderate to severe wound, crush injury and all wounds in immunocompromised individual. ऐसे लोग जिनका कैटेगरी 2 एंड 3 है बेसिकली, उन सब में एंटीबायोटिक्स कुछ दिनों के लिए दे देनी चाहिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. और थोड़ा सा डिस्कशन ऑन अदर एनिमल बाइट्स. एक कैट स्क्रैच डिजीज है. इट इज बेसिकली because the result of the cat scratch or bite as well as from a flea bite. It is caused by Bartonella henselae. It affects both normal and uncompromised host. 80% cases occurs in children. तो ये यूजुअली कैट्स के थ्रू होता है. कैट्स में जो फ्लीज जब हो जाती है उनकी वजह से होता है ये. इट इज यूजुअली a self-limited disease, and but however only 5 to 10 or 14% can result in life-threatening manifestations, which includes multi-organ failure, neurological disorder, etc. There is a disease called tularemia caused by Francisella tularensis. It is transmitted by rabbits, rodents, squirrel. Incubation period is 3 to 5 days. It is usually after the bite. There is an abrupt onset of fever with the generalized headache, malaise, myalgia, abdominal pain, chest discomfort, diarrhea, vomiting. Most common type is pain. It occurs as a painful ulcer with raised borders and regional lymphadenopathy. 20% cases present like typhoidal fever without lymphadenopathy and may become hypotensive with severe watery diarrhea. Then there is something called red bite fever. It is caused by Streptobacillus multiniformis. It is mostly occur in Asia.
तो जो ये बैक्टीरिया होता है ये रैट के ओरोफेरिंक्स में होता है। नॉट ओनली रैट्स और उसके जो रिलेटेड होते हैं फेरेट्स, वीजल्स, गर्बल्स, उसके भी होता है, और स्क्विरल्स वगैरह भी इसको ट्रांसमिट कर सकती है। एंड इट इज ऑल्सो बी सीन रेयरली बाय कैट्स, डॉग्स एंड पिग्स ऑल्सो। Symptoms are fever, chills, headache, nausea, vomiting, migratory arthralgia, non-pruritic maculopapular potential rash. Again, to consolidate, there are other bites also, which you can say snake bite also. उसमें भी अलग से पूरा ही डिटेल्ड डिस्कशन रहता है। तो मेनली तो प्राइमरीली तो हमारा आज का जो डिस्कशन था है वो रेबीज एंड रिलेटेड एनिमल बाइट्स पे है। ये बहुत अच्छी स्लाइड है जो WHO के उससे लिया हुआ है, जिसमें इन्होंने एक ही स्लाइड में सब कुछ ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दिया हुआ है कि अगर वायरस ट्रांसमिशन इज बाय द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स and it is caused by 99% by the animal bite, which is usually dog bite. It affects brain and it is 100% fatal. Even though it is 100% fatal, तो ये 100% preventable भी है, because of if effective vaccine timely patient को या dog bite वाले patient person को मिल जाए। जैसे ही बाइट होता है उसको थॉरो वॉशिंग करना है, वैक्सीन लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि भी आपको डॉग बाइट ही ना करे, तो उसके लिए भाई एक एनिमल बिहेवियर होता है अननेसेसरी। अगर आपका पालतू जानवर नहीं है, सड़क पे आप जा रहे हैं, उसको ना छेड़ें, उससे अननेसेसरीली इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है। अपने आप को बचाव करके रखिए। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर एक फुली वैक्सीनेटेड डॉग है, जिनके घर में पेट्स हैं, ये रेबीज की वैक्सीन उन्हें भी लगती है, डॉग ये लगवाते हैं, लगवाया जाता है, तो ये मैं बताना चाहूँगा अगर वो भी 100% इफेक्टिव है। अगर एक फुली वैक्सीनेटेड एनिमल है, उससे यूजुअली ये ट्रांसमिट नहीं होता है। और दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि अगर आज आपको एक अननोन या एक डॉग ने आपको या एक एनिमल ने आपको बाइट किया है, अब उसको रेबीज था या नहीं था, अगर वो 10 दिन के अंदर मर गया तो उसको रेबीज था, और 10 दिन के अंदर नहीं मरा तो उसको रेबीज नहीं था, मोस्ट लाइकली ऐसा कहा जाता है। तो अब 10 दिन तक तो हम वेट करेंगे नहीं बाइट के बाद, तो इसलिए डॉग बाइट के बाद वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबिन इसलिए एडवाइस करी जाती है। अगेन, आफ्टर जनरल एक्रोनिम फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनिमल बाइट वुंड, एक अच्छी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, प्रॉपर क्लीनिंग, इरिगेशन, क्लोजर ओनली इन लार्ज वुंड की जरूरत होती है, और प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स इफ रिक्वायर्ड, टेटनस और रेबीज का सारा इवेल्युएशन। सो हाउ टू प्रिवेंट डॉग बाइट? अगर आप किसी के घर जाते हैं या किसी का पेटेड डॉग होता है, तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट वन शुड आस्क परमिशन। अननेसेसरी टच मत करिए किसी को, खासकर जो एनिमल है, अगर वो खा रहा है या सो रहा है, उसको बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि एकदम से वो स्टार्टल हो जाता है और वो आपको बाइट कर सकता है। अगर आप चल रहे हैं सड़क पे तो अवॉइड आई कांटेक्ट। जब आई से आई मिलता है तो वो भी है तो एनिमल ही, वो भी तो उसको लगता है कि वो आप उसके दुश्मन है। जो भी ग्राउल कर रहा है, भौंक रहा है, उसे आप दूर रहिए। अगेन, छेड़िए मत, डराइए मत, कोशिश करके बॉडी लैंग्वेज समझिए उस जानवर की, जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एग्रेसिव, प्लेफुल या पीसफुल या नर्वस, तो इस तरह से हम अपने आप को बचने की कोशिश हमें करनी चाहिए, और डेफिनेटली हम बच सकते हैं। अगर जाने अनजाने में डॉग या एनिमल बाइट हो जाए
तो डेफिनेटली एक पानी से साबुन से धो के एक कंसर्न डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जिससे कि आगे की कार्रवाई डॉक्टर कर सके और आपको इस बीमारी से बचाने की वो कोशिश कर सके। थैंक यू। Thank you so much, sir. It was a very concise yet comprehensive presentation on the management of dog bite and other animal bites. I do believe that all our beneficiaries will benefit from this talk. Sir, हमारे chat box में कुछ questions आए हैं regarding the topic. तो can we please take मैं एक एक करके we'll go through them, please. Sir, one of the beneficiaries had asked if you can please provide certain information on the snake bite management. First aid about snake bite. सर, अगर पहली बात, स्नेक बाइट इंडिया में 99% ऑफ स्नेक्स नॉन पॉइजनस है, सिर्फ 1% ऑफ स्नेक्स ही पॉइजनस है। अब अगेन हमें नहीं पता होता कि जिस स्नेक ने बाइट किया है वो पॉइजनस है या नहीं, तो इसके लिए यही कहा जाता है कि जैसे ही स्नेक बाइट अगर आपको लगता है स्नेक बाइट हुआ है, तो आप तुरंत एक जॉइंट ऊपर उसको आप बांध लें टाइट कपड़े से, एंड इट इज प्रेफरेबल कि आप हॉस्पिटल लेके आए जहाँ पे स्नेक एंटी स्नेक वेनम और अगर अदर ट्रीटमेंट मिल सकता है। दैट इज द Thank you, ट्रीटमेंट। sir. थैंक यू सर। अभी हमने जैसे डॉग बाइट को काफ़ी डिटेल में देखा दैट सर डॉग बाइट में टेटनस वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है एंड डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी रेबीज की वैक्सीनेशन भी ज़रूरी हो सकती है। जी, सर व्हाट अबाउट द केसेस सच एज रोडेंट बाइट और यू नो अ मंकी बाइट और समथिंग, उसमें भी क्या हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है? रोडेंट बाइट, इट इज सेड कि अगर रोडेंट बाइट, अगर रैट बाइट आपका घर का रैट है, इट इज सेड घर के रैट में आपको किसी भी टाइप की वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अगर वो जंगली रैट है, अगर वो आपके गार्डन से कहीं से आया हुआ है, तो अगेन इट इज सेट कि आपको रेबीज की जरूरत नहीं है, टेटनस आप प्लीज लगवाइए। और जबकि ये मंकी बाइट है आपका, मंकी बाइट में आप डेफिनेटली रेबीज और टेटनस दोनों वैक्सीन लगवाएं, उसमें जरूरी है। थैंक यू सर। सर जैसे हमने दो रेजीम देखे, एक इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर, जी, बोथ ऑफ देम विच आर इक्वली इफेक्टिव, बट सर जी, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने एक रेजीम कहीं पे स्टार्ट कर दिया, फिर आप वेलनेस सेंटर से उसको रेस्ट ऑफ द वो कंटिन्यू करते हैं, तो आर दीज रेजिमेंट्स इंटर एक्सचेंजेबल? देर आर नो स्टडीज भी सजेस्ट कि इंटरचेंजेबल करने से इक्वल बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने एक रेजिम छोड़ के दूसरी रेजिम स्टार्ट करी है, तो इट इज एडवाइस कि आप दूसरी रेजिम को जीरो मान के उसको आप कंप्लीट कराएं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। बाकी एक दो क्वेश्चन आए थे सर कि वैक्सीनेटेड डॉग का कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने इयर्स तक वैक्सीनेटेड था तो इसकी वैक्सीन की एफिकेसी रहेगी और समथिंग ऑफ दैट सर? I guess a vet will be a better veterinarian, would be a better, will do a better job, will give a better answer. But in my knowledge, I think 1 year रहती है। इवन 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 फॉर अस, अगर जैसे आज आपको या आपने डॉग बाइट या एनिमल बाइट हुआ आपको, और आपने 3 महीने पहले पूरी वैक्सीन ली है, तो आपको 1 year तक वैक्सीन लेने की दोबारा जरूरत नहीं है। यू आर फुली वैक्सीनेटेड फॉर 1 year। ऑल्सो जो आपका इम्यूनोग्लोबिन है वो लाइफ टाइम में एक बार ही लगता है, बार बार नहीं लगता, तो ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। जी सर, थैंक यू सर। एक और इन्फॉर्मेशन जो कुछ लोगों ने पूछा है कि सर ये जो वैक्सीनेशन का रेजिमेंट होता है पोस्ट एक्सपोजर वो काफी लंबा होता है, इट्स ऑलमोस्ट 7 डोसेज इन सर्टेन सिनेरियोज, तो देर इज ऑल्सो चांस कि आपका बीच का कोई डोज मिस हो जाता है या आप एग्जैक्टली वो डेट को जाके नहीं ले पाते हैं, डज दैट इफेक्ट द एफिकेसी? इट इज सेड कि अगर आप जैसे आज आपका दिन था और आज आप नहीं ले पाए, तो आप सेकंड डे ले लीजिए। अब एफिकेसी कितना इफेक्ट करता है इसके लिए कोई क्लियर स्टडीज नहीं है। थैंक यू सर। सर वैक्सीनेशन के बाद अगेन एंटीबायोटिक देना है नहीं देना है इज अ क्वेश्चन जो is upon the doctor's discretion. Is there any warning signs or danger sign that the patient should look for in case of a bite that he again goes for a
नहीं review immediately? मैम, अगर कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 का वुंड है, उसमें तो एंटीबायोटिक लेनी है। एंड नंबर 1, नंबर 2, बाइट हुआ है एंड उसमें आप पेशेंट को लग रहा है कि पस जम रहा है या पस आ रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जी सर। सर कुछ रिक्वेस्ट थी कि आप प्रीवियस स्लाइड्स जहाँ कैटेगरी ऑफ बाइट्स बता रहे थे, कैन यू प्लीज रिपीट दो स्लाइड्स वंस अगेन? यस मैम, जस्ट अ सेकंड। मैम, आई एम ऑडिबल? Yes sir, you're audible. मैम, इज माय स्लाइड अवेलेबल? स्लाइड सर अभी विजिबल नहीं हुआ है। हाँ अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है। प्रवीण जी आप एक बार स्लाइड्स पे हाँ, हाँ जी ठीक है सर, इट्स विजिबल नाउ। यस मैम। ये स्लाइड आ रही कैटेगरी की आपके पास? जी सर, जी सर। हाँ, तो मैम जैसे मैं बताया था पहले, so it is the wounds are basically divided into three categories: 1, 2, 3. One is wherein there is no breach of the skin, there is no blood loss, and basically it's an unbroken skin wherein the animal has only licked or you have patted the animal, so there is no scratches, no abrasions. So this is category 1. Chance of getting rabies is almost zero. Category 2, wherein there is either a skin bruise or abrasion but no bleeding, or there might be a open wound. आपको पहले से आप शायद को चोट लग गई है और वो वुंड ओपन है, एंड द एनिमल हैज लिक्ड दैट वुंड, that is considered category 2. And the category 3 is when the animal has bitten you very deeply, which has caused a deep flesh wound and resulted in blood loss, or any wound, either minor or major, over face, near the eyes or lips, is considered
category 3 because it is said कि face has a very rich blood supply. So any infection which occurs or any virus which if transfers over the face, it goes really spread really to the brain very fast. So all the face abrasions or the face lesions are considered category 3. So in category 2 and category 3, antibiotics should be given. In category 2, again vaccine are given. So this is it. Anything else they want? थैंक यू सर. वन लास्ट क्वेरी, व्हेन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था जब, तो एक क्वेरी आया था सर कि Yes, ma'am. स्कॉर्पियन बाइट रिलेटेड कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. Yes, ma'am. Scorpion per se in India, which is said that the scorpion which is lethal are black scorpions. Those are not found in India usually. तो जो जो नॉर्थ इंडिया में जो स्कॉर्पियंस मिलते हैं उनसे यूजुअली जो स्कॉर्पियन से जो वेनम निकलता है उनसे यूजुअली टेकिकार्डिया हो जाता है एंड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दैट इज प्राजोप्रासिन एंड जस्ट योर नॉर्मल वुंड केयर, नथिंग एल्स, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड. बिकॉज ऑफ द स्कॉर्पियन पीपल थिंक कि मैं मर गया इसलिए वो मर जाता है. जैसे ऐसे स्नेक बाइट से होता है कि स्नेक पॉइजनस नहीं होता, बट वो क्योंकि स्नेक बाइट हो गया तो मैं मर गया, कि वो डर से ही आदमी मर जाता है. इट हैपेंस. यस सर. पेशेंट गोज इनटू इमोशनल शॉक. जी जी सर. Thank you so much sir. So we don't have any more queries on the topic per se in the chat box. So we can conclude the session. I would like to thank Dr. Ashish Goyal sir on behalf of everyone for such a wonderful presentation. And the take home message I believe is that first of all we should try that we don't get bitten by a dog. So we don't tease a harmless dog unnecessarily, or be respectful towards the stray animals as well. And if at all there is a case of bite, we focus on the first aid and immediately rush to the hospital so that the vaccinations are given on time, because time is of the essence in animal bite cases. So thank you so much sir for the wonderful Thank presentation. you, I ma'am. Thank you. thank all our participants for being patient and uh, waiting for the presentation to start. We started a little late, so I apologize for the inconvenience caused. We'll try that it doesn't happen again. Till then, we'll meet next week with another presentation, another webinar on digital initiatives of CGHS, where we will discuss the cghs.nic.in and the online appointment system. So meet you next week. Till then, take care and bye bye. Thank you. Thank you.